CH251 छिछोरा। वंशिका ने कहा, अगर मेरी आंखों से नशा होता है तो इसी नशे को कीजिए। खबरदार अगर आज के बाद आपने ड्रिंक को हाथ भी लगाया, सच कहती हूँ रजावत साहब, आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनते ही वरदान ने अपनी पकड़ वंशिका पर मजबूत करते हुए कहा, ऐसा मत कहो वंशिका, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिली हो, छोड़कर जाने की बातें मत किया करो, वरना ये दिल धड़कना भूल जाएगा। तुम नहीं जानती तुम्हारे बिना मैंने 18 साल कैसे कटे हैं। अब 18 मिनट भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये फ्लैट आगे। वरदान की बात सुनकर वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वरदान ने वंशिका को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बस मैं जानता हूँ तुम मान गई हो, अब घर जाकर मुझे कुछ मत कहना। ये सुनते ही वंशिका को और ज्यादा हंसी आ गई। वहीं दूसरी तरफ विराज वीरा के साथ डांस कर रहा था। विराज जब जब अपने दिल की बात वीरा को बताने की सोचता तब तब उसका दिल जोरों से धड़कने लगता, जबकि वह जानता था कि वीरा शायद ही उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करें, फिर भी विराज के अंदर वीरा को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं थी। सब डांस कर रहे थे, लेकिन आर्या अकेली खड़ी थी। शिवाय का जोरों से मन था कि वह आर्या के साथ डांस कर ले, लेकिन आर्या तो पहले ही उसे रघुवंशी मैंशन का नौकर समझ चुकी थी, इसलिए शिवाय बस दूर से खड़ा हुआ आर्या को देखता रहा। तभी पैंथर आर्या के पास गया और उसे डांस के लिए पूछने लगा। आर्या ने भी पैंथर के साथ डांस करने के लिए उसके हाथ पर हाथ रख दिया और वही ये सब देखकर शिवाय का मन अंदर ही अंदर सूख गया। शिवाय ने खुद में ही बड़बड़ाया, ये विराज कम था जो पैंथर भी मेरी फिरकी ले रहा है। वही पैंथर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पैंथर एक बार शिवाय को देखता और एक बार आर्या को। शिवाय समझ गया कि पैंथर ये सब जानबूझ कर रहा है। शिवाय को खुशी भी थी कि उनका पुराना पैंथर धीरे धीरे वापस आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिवाय के दिल में पैंथर को देखकर आग सी लग रही थी, इसलिए वह उन दोनों की तरफ से पलट गया। वही पैंथर आर्या से बात करता हुआ बोल, भाभी। भाभी सुनते ही आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। पैंथर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, फिर उसने अपनी बातों को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब है, आप बिल्कुल बेबी डॉल जैसी लगती हैं। अब जाकर आर्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वही पैंथर तो मन ही मन बोला, मरते मरते बचे। पैंथर ने आर्या को गोल गोल घुमाते हुए कहा, अच्छा आपको किस टाइप का लड़का चाहिए? मेरा मतलब है जब आप शादी करेगी तो आपका प्रिंस कैसा होगा? आर्या ने हंसते हुए कहा, मैंने इतना कुछ नहीं सोचा, वैसे भी मैं तो अभी 19 की हुई हूँ, इतनी जल्दी शादी करने का इरादा मेरा नहीं है। पैंथर ने मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा मैं अगर आपसे कहूँ, मेरा मतलब है आप मान लीजिए, मतलब कि आप एज्यूम कीजिए कि आप शादीशुदा हैं, तो आप बताइए आपको अपने पति में कैसे क्वालिटी चाहिए होती? आर्या ने फिर से हंसते हुए कहा, तो मुझे बिल्कुल आप जैसा पति चाहिए। ये सुनते ही पैंथर को खांसी आ गई, वह बहुत बुरी तरह से खांसने लगा। उसने आर्या का हाथ छोड़ दिया और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद ही वहां रब करते हुए कहा, भाभी तो सबको मरवाएगी, विराज के साथ साथ शिवाय मेरी भी बलि ले लेगा। वही पैंथर को खांसता हुआ देखकर आर्या जल्दी से बार काउंटर के पास गई। वहां शिवाय ड्रिंक लेकर खड़ा हुआ था। शिवाय सुलगती हुई आंखों से पैंथर और आर्या दोनों को देख रहा था। वही आर्या गई और बार काउंटर पर खड़े हुए लड़के से बोली, भैया एक गिलास पानी देना, मेरे दोस्त को खांसी आ गई। दोस्त सुनते ही शिवाय के हाथ में जो गिलास था उसने उस पर अपनी पकड़ कस दी और वह गिलास वही टूट गया। वेटर ने एक गिलास पानी आर्या के हाथ में थमा दिया और आर्या जल्दी जल्दी चलती हुई पैंथर के पास उस पानी को लेकर आ गई। शिवाय तो जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वही आर्या ने पैंथर को पानी दिया तो पैंथर ने पानी भी नहीं लिया। इनफैक्ट मन ही मन खुद से ही बोला, भाई कोई मुझे शिवाय सर के गुस्से से बचा लो, वरना भाभी ने तो मरवाने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। थोड़ी देर बाद शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ।
शिवाय को हर्षवर्धन ने मैसेज किया था जिस पर लिखा हुआ था अंडरस्को तुम सब मेंशन चले जाना, मैं हीना बाजवा के साथ कुछ वक्त बिता कर आऊंगा। ये पढ़ते ही शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वही उसकी नज़रें हर्षवर्धन और हीर को ढूंढने लगी। लेकिन दोनों ही वहां नहीं थे। शिवाय समझ गया कि चाचू तो अपनी वाली को लेकर निकल लिए। थोड़ी देर बाद वरदान ने भी वंशिका से कहा अंडरस्को अब घर चलें। वंशिका ने हामी गर्दन हिला दी। वंशिका ने आर्या को आवाज लगाई तो आर्या विराज और वीरा से बात कर रही थी। आर्या ने विराज और वीरा दोनों को ही दोस्त बना लिया था, इसीलिए आर्या को दोनों की कंपनी अच्छी लग रही थी। वंशिका ने कहा अंडरस्को आर्या आ जाओ घर जाना है। आर्या ने कहा अंडरस्को माँ आप जाओ, मुझे विराज घर छोड़ देगा। फिर उसने विराज को देखकर कहा अंडरस्को तुम मुझे घर छोड़ दोगे ना। विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी। वंशिका कुछ बोलती उससे पहले ही वरदान ने कहा अंडरस्को चलो वह अपने परिवार के साथ है, बेशक उसे कुछ याद नहीं लेकिन वह सब उसके परिवार वाले ही हैं। हम दोनों से पहले इस परिवार ने उसे संभाला था, तो अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चलो हम दोनों चलते हैं। वरदान वंशिका को लेकर पार्टी से निकल गया। थोड़ी देर बाद शिवाय ने भी विराज से आंखों आंखों में कहा अंडरस्को कि चलो अब घर चलते हैं। विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी और सब पार्टी से बाहर आ गए। विराज ने शिवाय की तरफ देखकर बड़ी इज्जत के साथ कहा अंडरस्को वो भैया आर्या को घर छोड़ना है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। वही पैंथर तो डर के मारे विराज के पीछे ही खड़ा था। तभी वीरा भी शिवाय के पास आकर बोली अंडरस्को भैया मुझे भी घर छोड़ देना। शिवाय ने वीरा को देखकर एक मीठी सी मुस्कुराहट पास की और बोला अंडरस्को हाँ ठीक है चलो। वीरा गाड़ी में बैठने को हुई तभी उसे याद आया कि वह अपना पर्स तो पार्टी हॉल में ही छोड़ आई। वीरा ने कहा अंडरस्को भैया मैं अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। वीरा सीधा पार्टी हॉल के अंदर चली गई। वही सब बाहर वेट करने लगे। शिवाय तो विराज और पैंथर को घूर कर देख रहा था। वही विराज और पैंथर दोनों ही नजर चुरा रहे थे और तभी विराज ने कहा अंडरस्को मैं जरा देखकर आता हूँ वीरा कहाँ रह गई। और विराज भी शिवाय की नजरों से दूर चला गया। पैंथर तो वहां टिका ही नहीं, वह भी विराज के पीछे जाता हुआ बोला अंडरस्को चल मैं भी आता हूँ, तीनों मिलकर वीरा का पर्स ढूंढेंगे। वही आर्या तो अपने फोन में कंटिन्यू बिजी थी। थोड़ी देर बाद उसने नजर उठाकर शिवाय को देखा तो शिवाय उसे ही देख रहा था। आर्या को शिवाय का ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा। आखिर आर्या की नजरों में शिवाय एक ड्राइवर ही तो था। आर्या ने गुस्से में कहा अंडरस्को ए ड्राइवर ऐसे क्या देख रहे हो, गाड़ी में बैठो। शिवाय को आर्या के ऐसे बोलने से गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेचारा आर्या पर निकाल नहीं सकता था। वैसे भी शिवाय की इज्जत आर्या के सामने दिन पर दिन गिरती जा रही थी। शिवाय ने कुछ नहीं कहा और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वही आर्या खुद में ही बड़बड़ाने लगी अंडरस्को बदतमीज कहीं का कितनी गंदी तरीके से देख रहा था, औकात है नहीं चला है आर्या राजावत को देखने। शिवाय ने आर्या का बड़बड़ाना सुन लिया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। एक सेकंड के लिए उसका मन किया कि अभी जाकर आर्या को अपनी औकात दिखा दे, लेकिन फिर वह आर्या की तबीयत का ख्याल करते हुए रुक गया। लेकिन उसने गुस्से में पंच डैक्स बोर्ड में दे मारा। थोड़ी देर बाद सब बाहर आ गए। आगे ना तो पैंथर बैठना चाहता था और ना ही विराज, फिर भी दोनों में से किसी एक को तो बैठना ही होता। इसीलिए विराज ने पैंथर को हल्का सा धक्का देते हुए शिवाय के बिल्कुल बराबर में बैठा दिया। वही पैंथर तो मन ही मन सोच रहा था आज तो यमराज के बराबर में बैठा हूँ, देखता हूँ घर जा पाऊंगा कि नहीं, कहीं बीच में ही मुझे यमराज के भैंसे पर बैठा दें। वही पीछे विराज वीरा और आर्या बैठ गए। आर्या का मूड थोड़ा सा खराब हो गया था क्योंकि शिवाय उसे देख रहा था, जो आर्या को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मूड तो शिवाय का भी खराब था क्योंकि उसकी आर्या ने उसे छिछोरा जो समझ लिया था। शिवाय ने गुस्से में गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिवाय की ड्राइविंग देखकर ही पता चल रहा था कि इस वक्त वह बहुत गुस्से में है।
शिवाय बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था। रात का वक्त था इसलिए सड़क पर कोई नहीं था और शिवाय फुल स्पीड से गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। वही विराज और पैंथर दोनों के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। दोनों ही जैसे तैसे चुपचाप बैठे थे। उन दोनों ने एक बार नहीं कहा कि शिवाय गाड़ी की स्पीड कम कर लो। दोनों ही जानते थे अगर उन्होंने मुंह से कुछ भी निकाला तो शिवाय उन्हें रास्ते में ही छोड़ देगा। वही आर्या धीरे से विराज के कान में बोली, अंडरस्को, ये ड्राइवर इतना बदतमीज क्यों है? धीरे से नहीं चला सकता? गाड़ी को जहाज बना रखा है, इसे तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? विराज अपना सलाइवा घटते हुए बोला, अंडरस्को, वह हमसे बड़े हैं ना, इसीलिए हम उन्हें कुछ नहीं कहते। मेरे चाचू कहते हैं सबको इज्जत देनी चाहिए, तो हम इन्हें इज्जत देते हैं। आर्या दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, इज्जत माय फुट, देखा नहीं कितना बदतमीज है? तुम्हें पता है जब तुम सब अंदर चले गए थे तो मुझे कितनी गंदी नजरों से देख रहा था, जैसे अभी खा जाएगा, और तुम ऐसे ड्राइवर को इज्जत दे रहे हो। तुम्हें तो इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए, बहुत बदतमीज है। शिवाय ने आर्या का बड़बड़ाना सुन लिया और उसने फोर्थ गियर में गाड़ी डाल दी। गाड़ी की स्पीड और बढ़ गई। ऊपर से शिवाय गाड़ी को जिग जैग कर कर चला रहा था, जिसकी वजह से सब एक बार इधर होते और एक बार उधर होते। पैंथर और विराज दोनों ने हैंडल पकड़ा हुआ था, वही वीरा ने भी हैंडल को पकड़ा हुआ था, लेकिन आर्या बीच में बैठी थी। वह तो एक बार विराज के ऊपर गिरती और एक बार वीरा के ऊपर। आर्या ने फिर से विराज के कान में कहा, अंडरस्को, विराज इसे कहो गाड़ी रोकेगा, ये तो बहुत बदतमीज है। विराज ने धीरे से कहा, अंडरस्को, हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ चुप हो जा, वरना गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाएगी और बहुत जल्द हम सब हॉस्पिटल के बेड पर पड़े होंगे। वही शिवाय का गुस्सा तो जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और तभी शिवाय ने देखा सामने से 4-5 स्कॉर्पियो दौड़ती हुई आ रही थी। स्कॉर्पियो को देखकर शिवाय ने गाड़ी धीमी कर ली, लेकिन वह स्कॉर्पियो आकर सड़क पर खड़ी हो गई, जैसे वह शिवाय की गाड़ी को रोकना ही चाहती हो। शिवाय ने भी झटके से गाड़ी रोकी, जिसकी वजह से गाड़ी ड्रिफ्ट मार गई। वहीं अंदर बैठे सब एक साथ चिल्लाए। शिवाय ने गाड़ी को एक बार फिर टर्न किया और स्कॉर्पियो की गाड़ियों के सामने रोक दिया। तभी गाड़ी के अंदर से 10-12 बाउंसर निकलकर आ गए। उन सबको देखकर शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि रणविजय सिंह राणा ने उन आदमियों को उन्हें मारने के लिए भेजा है। शिवाय को तो पहले ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उसे विराज और पैंथर को पिटवाने का एक मौका मिल गया। शिवाय ने पैंथर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, सर आपके दुश्मन सामने खड़े हैं, जाइए उनसे लड़िए। पैंथर की तो आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। वैसे पैंथर डरता नहीं था, लेकिन 10-12 बाउंसर को पैंथर अकेले नहीं पीट सकता था। इतने में शिवाय ने पीछे देखा तो आर्या शिवाय को घूर कर देख रही थी। शिवाय ने एक हल्की सी मुस्कान आर्या को पास की और फिर विराज को देखकर कहा, अंडरस्को, सर उतरिए, सामने आपके ससुराल वाले खड़े हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं, चलिए उतरिए। पैंथर ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, अंडरस्को, वीरा ये सब तुम्हारे घर वाले हैं क्या? वीरा को तो कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कहा, अंडरस्को, क्या कहा आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वही विराज ने पैंथर के बाजू पर एक पंच मार कर कहा, अंडरस्को, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, चुपचाप बैठे रहो। डरता विराज भी नहीं था, लेकिन सच में बाउंसर 10-12 थे, अकेले लड़ना विराज और पैंथर के बस की नहीं था। इसीलिए विराज ने अपना सलाइवा घटक लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। आज तो विराज और पैंथर के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हो गई थी। वही शिवाय भी जानता था कि विराज और पैंथर मिलकर इन 10-12 बाउंसर को पीट नहीं सकते, लेकिन अगर तीनों मिलकर उन सब से लड़ेंगे तो उन्हें हरा देंगे। वही आर्या ने विराज के कान में धीरे से कहा, अंडरस्को, विराज कौन है ये लोग? विराज ने भी धीरे से कहा, अंडरस्को, अभी बताया तो, मेरे ससुराल वाले मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। विराज और पैंथर दोनों ही शिवाय को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। वही शिवाय तो गाड़ी बंद करके हाथ बांधकर आराम से बैठ गया। क्या विराज और पैंथर उन बाउंसर से लड़ पाएंगे?
CH-252 शिवाय बॉडीगार्ड। वही आर्या ने विराज के कान में धीरे से कहा, विराज कौन है ये लोग? विराज ने भी धीरे से कहा, अभी बताया तो मेरे ससुराल वाले मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। विराज और पैंथर दोनों ही शिवाय को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। वही शिवाय तो गाड़ी बंद करके हाथ बांधकर आराम से बैठ गया। अब आगे वही पैंथर और विराज तो सोच रहे थे कि वह इस मुसीबत से कैसे निकले। दोनों ही उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देख रहे थे, लेकिन शिवाय वह तो ऐसे बैठा था जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी बाउंसर जो सामने खड़े थे उनमें से एक हट्टा खट्टा बाउंसर उनकी गाड़ी के सामने आया और उसने सबको डराने के लिए एक पंच बनाकर गाड़ी के बोनट पर मार दिया। बोनट बीच में से लगभग पिचक गया। उस बाउंसर को देखकर विराज, पैंथर और शिवाय तीनों को गुस्सा आने लगा। वही आर्या और वीरा तो डरने लगी। आर्या की शक्ल पर तो 12 o'clock बज चुके थे। वीरा तो फिर भी खुद को संभाल रही थी। वही वह बाउंसर इशारों में उन्हें बाहर आने के लिए कह रहा था। शिवाय ने एक बार फिर आईब्रोज उचका कर विराज और पैंथर को देखा। वही विराज और पैंथर अब गुस्से में आ चुके थे। दोनों ही गाड़ी से बाहर उतरने की सोच ली। दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि आज तो आर्या पार। विराज ने जैसे ही गाड़ी से बाहर आने के लिए गाड़ी के हैंडल पर टच किया, वीरा ने विराज की बाजू को पकड़कर कहा, कहाँ जा रहे हो? विराज ने कहा, कहाँ जा रहा हूँ मतलब इनसे लड़ने। वीरा गुस्से में बोली, 12 बाउंसर है, चटनी बना देंगे तुम्हारी। विराज ने कहा, तो क्या डरपोक बनकर यहीं बैठा रहूं? इस पर वीरा ने कहा, इसमें डरपोक होने वाली क्या बात है? देखो विराज, तुम्हारी टांगें अभी ठीक हुई है, दोबारा से तोड़ देंगे, चुपचाप यहीं बैठे रहो। वीरा ने फिर शिवाय की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, भैया आप जाइए ना बाहर। शिवाय ने हैरानी से पीछे पलटकर वीरा से कहा, अच्छा विराज के तो पैर तोड़ देंगे, उसकी तो चटनी बना देंगे और मुझे छोड़ देंगे। वीरा भी हल्के गुस्से में बोली, वह सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन इस बार विराज की टांग टूटी तो मैं नहीं जोड़ने वाली, क्योंकि इस बार टांग टूटेगी नहीं, इस बार टांग धड़ से अलग हो जाएगी। ये सुनते ही विराज तो हैरानी से वीरा को देख रहा था और फिर हल्की नाराजगी में बोला, तुम मेरी फिक्र कर रही हो या फिर मेरी बेइज्जती कर रही हो? वीरा भी अकड़कर बोली, डेफिनेटली बेइज्जती कर रही हूँ, और तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया फिर से मुझे ही तुम्हारी खिदमत करनी होगी, और अभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, फ्री नहीं हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ चुपचाप बैठे रहो। आए बड़े हीरो की तरह उतरने लगे, हड्डियाँ तोड़कर हाथ में दे देंगे। विराज ने वीरा को देखा और हैरानी से पूछा, खिदमत? वीरा गुस्से से बोली, मेरा सिर। फिर उसने शिवाय की बाजू पर हाथ मार कर कहा, भैया आप जाइए। शिवाय ने भी कंधे उचका कर कहा, मैं क्यों जाऊं? वही आर्या तो सबको बातें करते हुए देख रही थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह ये सोच रही थी कि वीरा बार बार इस ड्राइवर को ही बाहर जाने के लिए क्यों कह रही है। तभी पैंथर गाड़ी से बाहर चला गया। पैंथर को देखते ही वीरा ने अपने हथेली माथे पर मार कर कहा, अब तो ये शायद ही जिंदा वापस आएंगे। वही पैंथर जब अकेला बाहर गया तो विराज से रुका नहीं गया, इसलिए वह भी गाड़ी से बाहर चला गया। दोनों ही उन बाउंसर के सामने आ गए और फाइटिंग मोड में खड़े हो गए। तभी एक बाउंसर ने विराज को मारने के लिए हाथ उठाया तो विराज ने उसका हाथ वही पकड़ लिया और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। वह बाउंसर काफी मजबूत था, लेकिन विराज ने पंच इतनी जोर से मारा था कि वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तभी एक और बाउंसर आगे आया और वह भी पैंथर को मारने के लिए हाथ उठाने लगा, लेकिन पैंथर ने भी उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और खींचकर एक कोहनी उसकी गर्दन पर मार दी। वह बाउंसर भी जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे फाइटिंग होने लगी। पहले तो दो बाउंसर आगे आ रहे थे और विराज और पैंथर से लड़ रहे थे, लेकिन अब सारे बाउंसर मिलकर विराज और पैंथर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे।
उनमें से एक बाउंसर ने विराज के मुंह पर एक पंच मार दिया और विराज गाड़ी के बोनट पर आकर गिरा। ये देखते ही वीरा की चीख निकल गई, उससे रुका नहीं गया और वह गाड़ी से बाहर निकली और विराज के पास जाने लगी। वही शिवाय की बोएं तन गई। जब तक पैंथर और विराज उन्हें पीट रहे थे तब तक शिवाय आराम से फाइटिंग देख रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने विराज को मारने की कोशिश की शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। इतने में एक बाउंसर ने पैंथर के पैर पर वार किया और पैंथर की चीख निकल गई। ये देखते ही शिवाय गाड़ी से उतरा और उसने कुछ ही पल में बाउंसर पर बजाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर आर्या की तो आंखें हैरानी से फैल रही थी। आर्या को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह ड्राइवर समझ रही है वह ड्राइवर नहीं, बॉडीगार्ड है, और ऐसा बॉडीगार्ड जो जिसे मारता वह दोबारा नहीं उठाता। आर्या भी गाड़ी से बाहर आ गई। तीनों भाई मिलकर उन बाउंसर को पीट रहे थे। तभी एक बाउंसर वीरा की तरफ बढ़ने लगा। वीरा ने सड़क के किनारे से एक पत्थर उठाया, उसे अपने पल्लू में बांधा और उसे बाउंसर के सिर पर मारने लगी। आर्या तो ये नज़ारा देखकर हैरान थी और मन ही मन बोली, अंडस्को, ये तो चारों ही मारते हैं, ये रघुवंशी फैमिली कैसी है। तभी मैं सोचूं ये सब इस ड्राइवर को भैया भैया क्यों कहते हैं, क्योंकि यह इनका बॉडीगार्ड भी है और यह सब इसीलिए इस ड्राइवर से डरते हैं क्योंकि जब ये ड्राइवर मारता है तो इंसान उठाता नहीं उठ जाता है। हे भगवान, अब तो मुझे भी डर कर रहना पड़ेगा, मैंने तो पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। तभी आर्या के पैरों के पास आकर एक बाउंसर गिरा और आर्या 2 कदम पीछे हट गई। शिवाय आर्या के पास आया, उसने उस बाउंसर का कॉलर पकड़कर उठाया और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। आर्या ने तो डर के मारे अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए, उसकी मोटी मोटी आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई। शिवाय फिर से उन बाउंसर को मारने लगा। वही आर्या की तो नज़र सिर्फ शिवाय पर टिकी हुई थी, वह बस शिवाय को ही देख रही थी और अचानक ही देखते देखते उसकी नज़र शिवाय के चेहरे से होती हुई उसकी बॉडी पर गई। शिवाय इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी शिवाय ने अपना कोट निकालकर एक साइड फेंका और अपनी बाजू फोल्ड करके फिर से फाइटिंग मोड में आ गया और आर्या बस शिवाय को ही देखती रही। शिवाय सच में इस वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। एक पंच शिवाय के गाल पर भी लगा था जिस वजह से शिवाय के होंठ के कोने से हल्का सा खून आ गया, जो शिवाय की पर्सनैलिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। वही आर्या तो बस शिवाय में जैसे खोती जा रही थी और तभी आर्या अपने सेंस में वापस आई और खुद से ही बोली, अंडस्को, ये तू क्या कर रही है। वह बस एक बॉडीगार्ड है और वैसे भी तुझे तो उससे डरना चाहिए, अब पता नहीं तेरे साथ क्या करेगा। देख जरा इन आदमियों को कैसे उठा उठा कर पटक रहा है, ये तो अंडरटेकर को भी फेल कर रहा है। शिवाय लड़ रहा था। वही आर्या के पास एक बाउंसर आने लगा और आर्या डर के मारे पीछे हटने लगी। शिवाय ने बिना पीछे पलट कहा, अंडस्को, अगर उस लड़की को हाथ भी लगाया तो जिंदगी भर किसी को हाथ लगाने लायक नहीं रहोगे। वह बाउंसर शिवाय की धमकी सुनकर डर गया, क्योंकि वह बहुत देर से अपने साथियों को पीटते हुए देख रहा था। और तभी वीरा ने जो पत्थर अपने पल्लू में लपेटा हुआ था, उस पत्थर से आर्या के सामने खड़े बाउंसर के सिर पर वार कर दिया और वह बाउंसर धड़ाम से जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर विराज, शिवाय और पैंथर तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पैंथर ने मारते हुए विराज को चिढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, क्या बात है विराज, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ तो पूरे लड़ाकू हो। विराज ने भी शर्माते हुए एक बाउंसर को पंच मारा और बोला, अंडस्को, क्या बात कर रहे हो भैया, अभी तो हस्बैंड वाइफ बनने में बहुत लंबी प्रोसेसिंग है, अभी तो मैंने इसे प्रपोज भी नहीं किया। लेकिन फिर भी आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे जल्दी से ये रघुवंशी फैमिली की चौथी बहू बन जाए। वही शिवाय ने भी बाउंसर को कोहनी मारकर हंसते हुए कहा, अंडस्को, जैसे तेरी स्पीड है ना, मुझे लगता है तुझसे पहले देव बहू ले आएगा। ये सुनते ही पैंथर हंसने लगा। वही विराज का मुंह बन गया। कुछ देर और लड़ने के बाद सारे बाउंसर सड़क पर पड़े हुए दर्द से कर्रा रहे थे। वहीं वीरा ने भी एक गहरी सांस ली और अपने पल्लू में लपेटा हुआ पत्थर फेंक दिया। विराज वीरा के पास आया तो उसकी तारीफ करता हुआ बोला, अंडस्को,
क्या बात है वीरा, तुम तो पूरी लड़ाकू विमान हो। वीरा ने भी पूरे घमंड के साथ अपने हाथ झाड़े और बोली, अंडस्को, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद को बचाने के लिए क्या करती हूँ? अगर लड़ाकू विमान नहीं होती तो पता नहीं कब किसका शिकार बन जाती। वही आर्या तो बस चोर नजरों से शिवाय को देख रही थी। आर्या ने शिवाय का जो रूप देखा था उसके चलते उसके अंदर शिवाय को लेकर डर बैठ गया था और आर्या डिसाइड कर चुकी थी कि वह आज के बाद शिवाय के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगी और ना ही शिवाय के आसपास भटकेगी, क्योंकि शिवाय का क्या भरोसा किसी दिन उठाकर उसे ही पटक दे। तभी पैंथर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। वीरा ने गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और विराज के चेहरे पर लगी हुई चोटों को कॉटन लेकर साफ करने लगी। पैंथर तो अपनी चोटों को खुद ही झाड़ रहा था। शिवाय भी अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को साफ कर रहा था। वही आर्या तो वहां ऐसी खड़ी थी जैसे गायब हो गई हो। उसकी हिम्मत तो शिवाय की तरफ देखने की भी नहीं थी। वही वीरा का सारा ध्यान विराज की चोटों पर दवाई लगाने पर था और विराज का सारा ध्यान वीरा पर। विराज ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, कब कहूँगा इसे अपने दिल की बात, और यह भी तो समझती नहीं है या फिर समझ के भी नहीं समझना चाहती। पता नहीं मेरी नैया इतनी मझदार में क्यों है। कभी कभी तो लगता है शिवाय भाई सही कहते हैं, मुझसे पहले तो देव ही रघुवंशी फैमिली में बहू ले आएगा और मैं बस वीरा को देखता रहूंगा। वीरा ने विराज की बैंडेज कर दी और फिर पैंथर की ओर देखकर कहा, अंडस्को, भैया मुझे घर कैसे छोड़ोगे? पैंथर ने कहा, अंडस्को, इस गाड़ी का तो कबाड़ा बन चुका है। कॉल किया है मैंने, थोड़ी देर में रघुवंशी मैंशन से गाड़ियां आ जाएगी। वही शिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा तो आर्या तो अपनी आंखें इधर उधर करने लगी। शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह समझ गया कि आर्या को उससे डर लगने लगा है। शिवाय ने फिर मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, अच्छा है डर रही है, अब इसकी जुबान कैंची की तरह नहीं चलेगी। क्या कुछ बना दिया चौकीदार, ड्राइवर, केयरटेकर। अब शायद इसे समझ आए कि मैं शिवाय हूँ, शिवाय रघुवंशी। शिवाय अपने में ही खुश हो रहा था, जबकि आर्या तो उसे अब बॉडीगार्ड समझने लगी थी। थोड़ी देर बाद वहां रघुवंशी मैंशन से 6 गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में कुछ बाउंसर बाहर निकले और सारे शिवाय के सामने जाकर खड़े हो गए। शिवाय ने सबको देखकर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंडस्को, इन सारे बाउंसर को ठिकाने लगाओ। सारे बाउंसर शिवाय का ऑर्डर मिलते ही उन बाउंसर को उठा कर गाड़ियों में बैठाने लगे और फिर उस काफिले की 3 गाड़ियां वहां से चली गई। शिवाय ने विराज की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, जाओ वीरा को घर छोड़ दो। फिर उसने पैंथर को देखकर कहा, अंडस्को, तुम रघुवंशी मैंशन चले जाओ। विराज ने इशारों में पूछा, अंडस्को, कि आर्या? शिवाय ने कहा, अंडस्को, आर्या को मैं राजावत हाउस छोड़ दूंगा। ये सुनते ही आर्या की तो सांस भारी होने लगी। उसे शिवाय से डर लगने लगा। उसने खरगोश सा मुंह बनाकर विराज को देखा और धीरे से चूहे जैसी आवाज निकालकर कहा, अंडस्को, विराज तुम मुझे छोड़ने चलो ना, मैं इस बॉडीगार्ड के साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही शिवाय की बोएं तन गई और उसने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। वही विराज, वीरा और पैंथर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी ने भी आर्या की मदद करने के बारे में सोचा भी नहीं। विराज ने वीरा को इशारा किया और वीरा विराज के साथ जाकर एक गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। आर्या तो आंखें फाड़े विराज को जाते हुए देख रही थी। उसने फिर पैंथर को उम्मीद भरी नजरों से देखा तो पैंथर ने तो आर्या की तरफ देखा ही नहीं और चुपचाप एक गाड़ी में बैठकर चला गया। आर्या तो आंखें फाड़े पैंथर को भी जाते हुए देख रही थी। वही शिवाय कमर पर हाथ रखकर आर्या को देखकर धीमा धीमा सा मुस्कुरा रहा था। और आर्या तो बिल्कुल सुन हो गई थी। उसे सच में शिवाय से डर लग रहा था। CH253 दवाई टाइम से ले लेना। वही विराज, वीरा और पैंथर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी ने भी आर्या की मदद करने के बारे में सोचा भी नहीं। विराज ने वीरा को इशारा किया और वीरा विराज के साथ जाकर एक गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई।
आर्या तो आंखें फाड़े विराज को जाते हुए देख रही थी। उसने फिर पैंथर को उम्मीद भरी नजरों से देखा तो पैंथर ने तो आर्या की तरफ देखा ही नहीं और चुपचाप एक गाड़ी में बैठकर चला गया। आर्या तो आंखें फाड़े पैंथर को भी जाते हुए देख रही थी। वही शिवाय कमर पर हाथ रखकर आर्या को देखकर धीमा धीमा सा मुस्कुरा रहा था। और आर्या तो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसे सच में शिवाय से डर लग रहा था। अब आगे शिवाय ने बहुत धीरे से और प्यार से कहा, अंडस को तो राजकुमारी तुम्हें स्पेशल कहना पड़ेगा या गाड़ी में बैठ जाओगी। आर्या ने तो डर के मारे शिवाय की तरफ देखा ही नहीं, पर चुपचाप नजर झुकाए धीरे धीरे गाड़ी की तरफ जाने लगी। आर्या ने जैसे ही गाड़ी के हैंडल को हाथ लगाकर उसे खोलना चाहा, आर्या से वह गेट खुला ही नहीं। आर्या बहुत देर तक जान लगाती रही ताकि वह गेट खुल जाए, लेकिन गाड़ी का गेट भी शायद आर्या के मजे ले रहा था। आर्या ने मासूम सी शक्ल बनाकर शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय अपना एक हाथ गाड़ी की छत पर लगाकर बड़े स्टाइल में खड़ा हो गया और आर्या को देखकर बड़े प्यार से बोला, अंडस को राजकुमारी बस जुबान चलती है या हाथ भी चलते हैं, थोड़ी जान लगाओ गेट खुल जाएगा। वही आर्या तो मन ही मन बोली, अंडस को कहाँ फंस गई। अच्छा खासा पापा मम्मी के साथ चली जाती, लेकिन नहीं, विराज वीरा से बात करने के लिए रुक गई। अब ये राक्षस तो मुझे छोड़ेगा नहीं। जहां मैंने जुबान चलाई वही मेरी जुबान काट देगा। आर्या एक बार फिर गाड़ी के गेट को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह गेट खुला ही नहीं रहा था। आर्या ने फिर से एक बार चोर नजरों से मासूम बनकर शिवाय की तरफ देखा। वही शिवाय तो आज आर्या की हालत देखकर बहुत खुश हो रहा था। शिवाय आर्या को देख रहा था। आर्या फिर से गेट खोलने का स्ट्रगल करती रही। शिवाय को अब हंसी आ गई। उसने अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और आर्या के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। शिवाय ने गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगाई और गाड़ी का गेट खुल गया। वहीं आर्या ने ये सब देखा तो एक बार झटके से पलटकर गुस्से में शिवाय को देखने लगी। वही शिवाय तो मुस्कुराकर आर्या को देख रहा था। दोनों के बीच कुछ इंच का फासला था। आर्या गुस्से में शिवाय की आंखों में देख रही थी। वही शिवाय की आंखों में आर्या के लिए सिर्फ प्यार था और एक उम्मीद कि उसकी छुई मुई बहुत जल्द ठीक होकर उसके पास आ जाएगी। शिवाय आर्या के आंखों में देखकर प्यार से बोला, अंडस को मुझे देखने इतना ही शौक है तो चलो राजावत हाउस चलकर तुम्हारे कमरे में बैठते हैं, फिर आराम से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर लेना। ये सुनते ही आर्या को खुद पर फिर से गुस्सा आने लगा कि उसने शिवाय को एक बार फिर नाराज कर दिया। आर्या जल्दी से अपनी नज़र हटाकर गाड़ी में बैठ गई। वही शिवाय भी घूम कर गया, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिवाय ड्राइव कर रहा था और आर्या मन ही मन गुस्से में शिवाय को कोस रही थी। आर्या बोली, अंडस को कितना चालू बॉडीगार्ड है। गाड़ी लॉक की थी फिर भी मुझे नर्वस करके डायलॉग मार रहा है। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने गाड़ी हीर के फ्लैट के बाहर रोक दी। दोनों ही एक दूसरे के साथ 2 घंटे से थे, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से बात नहीं की। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखा जैसे कहना चाहता हो, अंडस को कि जाओ तुम्हारा फ्लैट आ गया। वहीं हीर का मन तो बिल्कुल भी हर्षवर्धन को छोड़कर जाने का नहीं था, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता ही, इसीलिए हीर गाड़ी से उतर गई। फिर अपने फ्लैट की बिल्डिंग के अंदर चली गई। हीर का मुंह पूरे तरीके से लटक गया था। वह आज रात भी हर्षवर्धन का साथ चाहती थी जो उसे मिला नहीं। वही हीर अपने फ्लैट में आई और सोफे पर बैठ गई और बैठते ही वह सोफे पर धीरे धीरे करके लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो हर्षवर्धन के साथ आज बिताए हुए कुछ पल उसे याद आने लगे। वह सब याद करते हुए हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी हीर के फ्लैट की बेल बजी। हीर उठना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता ही कि आखिर इस वक्त हीर के घर में कौन आया है। हीर उठी और उसने गेट खोला। सामने हर्षवर्धन खड़ा था, जिसे देखकर हीर की दिल की धड़कनें फिर से भागने लगी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से उसके चेहरे पर आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ना तो हर्षवर्धन ने कुछ कहा और ना ही हीर कुछ कहना चाहती थी।
हर्षवर्धन ने इशारों में अंदर आने के लिए कहा तो हीर को याद आया कि वह कब से गेट पर ही खड़ी है। हीर आगे से हट गई और हर्षवर्धन कमरे में आ गया। हर्षवर्धन ने इशारों में ही पानी मांगा और हीर भी बिना कुछ कहे किचन की ओर चली गई। हीर ने जल्दी से एक गिलास में पानी लिया और उसे लेकर हर्षवर्धन के पास आ गई। हर्षवर्धन ने भी हीर से पानी का गिलास लेकर पी लिया। हीर हर्षवर्धन से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल कर नहीं सकती थी। हर्षवर्धन हीर को हमेशा के लिए रघुवंशी मैंशन लेकर जाना चाहता था, लेकिन हीर मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वह उसकी हीर है। वह दोनों जहां मैंशन में एक दूसरे के जितना करीब थे, वही आज उतना ही दूर चले गए थे। हर्षवर्धन खुलकर इसलिए नहीं बोलता था कि हीर डिसाइड कर चुकी है कि वह नैना कपूर को हराकर रहेगी। हीर इसीलिए कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि शिवाय ने उसे मना किया था, लेकिन दोनों ही आंखों आंखों में एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। तभी हर्षवर्धन ने अपनी जेब में हाथ डाला और हीर की पायल निकालकर अपनी हथेली हीर की तरफ बढ़ा दी। पायल देखकर हीर की आंखों में फिर से शर्म तैर गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसके हाथ पायल को उठाने के लिए बढ़ तो रहे थे लेकिन कांप भी रहे थे। उसे डर था कि कहीं हर्षवर्धन उससे पिछली रात की बातें पूछने ना लगे। हीर ने कैप्टे हाथों से उस पायल को उठा लिया, लेकिन हीर के अंदर हर्षवर्धन को देखने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। वहीं हर्षवर्धन के चेहरे पर हीर को ऐसे देखकर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर की चेहरे पर लगाया और उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया तो हीर की आंखों से एक आंसू हर्षवर्धन के हाथ पर गिर गया। हर्षवर्धन ने झुककर हीर के आंखों पर अपने होंठ रख दिए और हीर ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर दी। अगले ही पल हर्षवर्धन ने हीर को अपनी बाहों में समेट लिया। ना तो हीर कुछ बोल रही थी और ना ही हर्षवर्धन, लेकिन हीर हर्षवर्धन के गले लगकर सुबक रही थी और हर्षवर्धन भी समझ रहा था कि हीर इतना रो क्यों रही है। थोड़ी देर हर्षवर्धन हीर की कमर को रब करता रहा और हीर भी हर्षवर्धन के सीने पर अपना सिर रखकर सुबकती रही। अगले ही पल हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया और धीरे धीरे फ्लैट के बेडरूम में आ गया। हर्षवर्धन ने हीर को बेड पर लिटा दिया और जैसे ही उठना को हुआ हीर ने हर्षवर्धन की दोनों बाहों को पकड़ लिया और फिर से उसे गले लगाकर सुबकने लगी। हर्षवर्धन ने एक बार फिर हीर की आंखों को चूम लिया। हर्षवर्धन ने हाथ बढ़ाकर नाइट स्टैंड के लैंप को बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे हीर और हर्षवर्धन एक बार फिर एक दूसरे में खो गए। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ने गाड़ी राजावत हाउस के बाहर रोकी। अपने घर को देखकर आर्या ने एक राहत की सांस ली और जैसे ही उतरने के लिए उसने गाड़ी के हैंडल को छूकर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश की। उस गाड़ी का गेट नहीं खुला। आर्या ने कसकर आंखें बंद कर दी। वह समझ गई कि शिवाय ने जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। आर्या ने हिम्मत करके शिवाय की ओर देखा। इस वक्त आर्या ने बिल्कुल छोटे पप्पी की तरह मासूम सा चेहरा बनाया हुआ था। आर्या को शिवाय से डर भी लग रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, अंडरस्को शिवाय। शिवाय ने गुस्से में आर्या को देखा। सर प्लीज इसे खोल दीजिए, आर्या ने अपनी बात पलटते हुए धीरे से कहा। शिवाय ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडरस्को सर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी इस कैंची जैसी जुबान से मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा बोलती हो और मैं अपने बारे में इतना अच्छा सुनना पसंद नहीं करता। आर्या को अब समझ आया कि उसने जो कुछ शिवाय के बारे में विराज से कहा था, वह सब शिवाय ने सुन लिया। आर्या ने धीरे से कहा, अंडरस्को सॉरी सर, प्लीज माफ कर दीजिए। आर्या को ऐसे देखकर आज शिवाय की चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। शिवाय ने बड़े प्यार से कहा, अंडरस्को अच्छा जाओ। शिवाय ने गाड़ी का लॉक खोल दिया और आर्या जल्दी से उतरकर भागी, लेकिन वह रजावत के मेनन गेट तक जाती उससे पहले ही शिवाय ने कहा, अंडरस्को छुई मुई रुको। आर्या रुक गई, लेकिन उसे इस वक्त सच में बहुत डर लग रहा था। आर्या ने धीरे धीरे पलटकर शिवाय को देखा तो शिवाय ने कहा, अंडरस्को मुझे गुड नाइट बोल कर जाओ। आर्या ने डर के मारे अपना सलाइवा गटका और धीरे से बोली, अंडरस्को गुड नाइट सर। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, अंडरस्को ऐसे बोलते हैं गुड नाइट।
आर्या ने भी धीरे से पूछा, अंडरस्को तो कैसे बोलते हैं? शिवाय आर्या के करीब चला गया। आर्या भी धीरे धीरे पीछे हटती हुई गेट से जा लगी। शिवाय आर्या के बहुत करीब चला गया। आर्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय आर्या के चेहरे को देखने लगा। आखिर कितने दिनों बाद उसने आर्या को इतने करीब से देखा था। शिवाय का इंतजार बढ़ता जा रहा था। वही आर्या को तो कुछ भी याद नहीं था और अगले ही पल शिवाय ने अपने होठ आर्या के माथे पर रख दिए। शिवाय ने आर्या के माथे को चूमकर उसके गालों को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को दवाई टाइम से लेना, अब जाओ। वही आर्या तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि पहले भी उसने शिवाय को अपने इतने करीब आने दिया हो, लेकिन फिलहाल उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसने अपना ख्याल झटक दिया। लेकिन फिर भी उसे शिवाय के किस में एक अपनापन महसूस हुआ। तभी आर्या के कानों में शिवाय की आवाज आई, अंडरस्को अगर ऐसे ही खड़ी रहोगी तो कहीं और भी किस कर लूंगा। ये सुनते ही आर्या अपने सेंस में वापस आई और जल्दी से घर के अंदर भाग गई। वही शिवाय ने फिर से अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, अंडरस्को मेरी छुई मुई सच में मुझे भूल गई। राजवीर का घर। राजवीर और रूही दोनों ही खाना खा रहे थे। रूही ने सच में बहुत टेस्टी खाना बनाना सीख लिया था, लेकिन राजवीर अपनी आदत से मजबूर रूही को फट्टे पर नहीं चढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने कभी भी रूही के खाने की तारीफ नहीं की। वही रूही तो हर रोज और ज्यादा अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती ताकि राजवीर कभी तो उसके खाने की तारीफ करें। थोड़ी देर खाना खाने के बाद रूही ने किचन साफ कर दिया। राजवीर अपने कमरे में चला गया। वही रूही मुंह बनाकर राजवीर को देख रही थी। 1 महीने से ज्यादा हो गया था रूही और राजवीर दोनों के बीच उतनी ही दूरी थी जितनी पहले थी। रूही भी मन मारकर अपने कमरे में आ गई। रूही बेड पर बैठी हुई थी कि तभी अचानक से लाइट चली गई। रूही अपना फोन ढूंढने लगी तो रूही को उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। रूही ने आवाज लगाई, अंडरस्को राजवीर राजवीर। थोड़ी देर बाद राजवीर भी अपने फोन की टॉर्च जलाकर रूही के कमरे में आ गया। रूही ने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्को यह अचानक से लाइट क्यों चली गई? राजवीर ने कहा, अंडरस्को अचानक से नहीं गई, यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है। रूही ने कहा, अंडरस्को तो अब हम क्या करेंगे? देखो राजवीर झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बड़ी मुश्किल से पंखे में सोने की आदत डाली है और अब अगर पंखा भी नहीं चलेगा तो मैं कैसे सोऊंगी? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को तभी तो कहता हूँ मेंशन वापस चली जाओ। यहाँ रहना आसान नहीं है, वरना छोटी छोटी प्रॉब्लम में दबकर रह जाओगी। ये सुनते ही रूही का मुंह बन गया, लेकिन अगले ही पल उसने भी मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। जब मैं एसी से पंखे पर आ सकती हूँ तो पंखे के बिना भी सो सकती हूँ। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। वैसे भी मेरे कमरे में ये 2 खिड़की लगी है ना, मैं इन्हें खोल लूंगी। इतना कहकर रूही उन खिड़कियों के पास गई और उसने वह खिड़कियां खोल दी। उन खिड़कियों में से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, जिसे महसूस करके रूही को कुछ तो सुकून मिला। वैसे तो राजवीर के घर में ज्यादा काम नहीं था, लेकिन फिर भी रूही के लिए वह बहुत सारा काम था। रूही सारा दिन काम करके थक जाती थी, अब उसका आराम का टाइम होता था और आज ही लाइट चली गई। रूही ने थोड़ी देर हवा को महसूस किया, तभी राजवीर भी वहां आ गया। रूही ने राजवीर की ओर देखकर कहा, अंडरस्को राजवीर तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम कैसे सोते हो? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को छत पर। क्या रूही राजवीर छत पर सोएंगे? CH-254 बुलेट कपल का रोमांस। इतना कहकर रूही उन खिड़कियों के पास गई और उसने वह खिड़कियां खोल दी। उन खिड़कियों में से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, जिसे महसूस करके रूही को कुछ तो सुकून मिला। वैसे तो राजवीर के घर में ज्यादा काम नहीं था, लेकिन फिर भी रूही के लिए वह बहुत सारा काम था। रूही सारा दिन काम करके थक जाती थी, अब उसका आराम का टाइम होता था और आज ही लाइट चली गई। रूही ने थोड़ी देर हवा को महसूस किया, तभी राजवीर भी वहां आ गया। रूही ने राजवीर की ओर देखकर कहा, अंडरस्को राजवीर तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम कैसे सोते हो? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा,
अंडरस्को छत पर। ये फ्लैट आगे। रूही ने पूछा, अंडरस्को तो क्या तुम अकेले छत पर सोते हो? राजवीर ने कहा, अंडरस्को पहले तो अकेला ही सोता था, लेकिन आज तुम्हारे साथ सोऊंगा, चलो छत पर चलते हैं। राजवीर उसके साथ छत पर सोएगा ये सोच सोच कर तो रूही के मन में लड्डू फूट रहे थे। रूही तो छत पर सोने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। फाइनली उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टांका और बोली, अंडरस्को हाँ बताओ छत पर जाने के लिए क्या क्या लेकर जाना पड़ता है? राजवीर ने कहा, अंडरस्को तुम बस पानी एक बोतल लेकर छत पर चलो, मैं बिस्तर लेकर आता हूँ। रूही ने राजवीर की बात मान ली। उसने फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकाली और छत पर जाने लगी। वही राजवीर भी पीछे पीछे बिस्तर लेकर आ रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों ही घर की छत के ऊपर थे। रूही ने आसपास नजर घुमाई तो आसपास बहुत सारे लोग घर की छत पर ही आ गए थे। रूही ने कहा, अंडरस्को अच्छा राजवीर जब तुम्हारे मोहल्ले में लाइट चली जाती है तो सारे मोहल्ले वाले छत पर ही सोते हैं। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ और कहाँ सोएंगे? नीचे तो गर्मी लगती है, इसीलिए छत पर ही आकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर ने छत पर बिस्तर लगा लिया। रूही उस बिस्तर पर बैठी हुई बोली, अंडरस्को राजवीर मैं पहली बार ऐसे खुले में सो रही हूँ, बड़ा मजा आएगा है ना? राजवीर ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, अंडरस्को इसमें मजे वाली क्या बात है? ये तो हर मिडिल क्लास फैमिली में होता रहता है, जब लाइट चली जाती है तो छत पर ही सोने आते हैं। रूही ने कहा, अंडरस्को लेकिन मैं तो पहली बार सोऊंगी ना, इसीलिए मैं तो एक्साइटेड हूँ और इससे भी ज्यादा एक्साइटेड इस बात के लिए हूँ कि आज पहली बार मैं तुम्हारे पास सोऊंगी। कहते हुए रूही के चेहरे की खुशी अलग ही नजर आ रही थी। वही राजवीर को तो कहीं ना कहीं रूही की बात सुनकर शर्म आ रही थी। राजवीर अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने रूही को दूसरे बिस्तर पर लेटने का इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को अब बैठी रहोगी सो जाओ। रूही भी बिस्तर पर लेट गई। राजवीर रूही के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था। रूही ने करवट लेकर राजवीर की ओर देखकर कहा, अंडरस्को राजवीर अगर रोज लाइट चली जाएगी तो क्या हम रोज छत पर सोएंगे? राजवीर ने कहा, अंडरस्को हाँ इसके अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है। रूही ने कहा, अंडरस्को लेकिन राजवीर तुम इन्वर्टर क्यों नहीं लेते? राजवीर ने कहा, अंडरस्को मैं अकेला हूँ मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। रूही ने राजवीर का चेहरा अपनी तरफ पकड़कर घुमाते हुए कहा, अंडरस्को आज इतने दिनों बाद तो हम छत पर साथ में सो रहे हैं और तुम हो कि मुंह घुमाकर लेट गए, मुझसे बात करो ना। राजवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को रूही मैं थक गया, पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे नींद आ रही है। राजवीर की बात रूही को बुरी लगी। वह जितना भी राजवीर से बात करने की कोशिश करती है, उसके नजदीक जाने की कोशिश करती, राजवीर उतना ही उसे इग्नोर करता। रूही की आंखें हल्की से नम हो गई और फिर उसने भी अपना सिर तकिए पर रख लिया। रूही ने राजवीर की तरफ करवट ली और अपना एक हाथ राजवीर के पेट पर रख लिया और धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। रूही के सोते ही राजवीर ने अपनी आंखें खोली और करवट लेकर रूही को देखने लगा। राजवीर पूरी फुर्सत से रूही को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही रूही की खूबसूरती को अपनी आंखों में बस लेगा। ना चाहते हुए भी राजवीर धीरे धीरे रूही की ओर झुकने लगा और उसने अपने होंठ रूही के माथे पर रख दिए। राजवीर ने एक मीठी सी किस कर थोड़ा सा ऊपर उठा। उसने हल्के से रूही के गाल पर हाथ लगाया और जैसे ही उठने को हुआ, रूही ने उसके दोनों कॉलर पकड़ लिए। ये देखकर राजवीर की तो आंखें हैरानी से फैल गई। राजवीर ने अपनी हकलाती हुई जुबान से कहा, अंडरस्को तुम सोई नहीं। रूही ने राजवीर के कॉलर को खिंचकर पकड़ा हुआ था, उसे थोड़ा सा खींचकर अपने नजदीक करते हुए कहा, अंडरस्को नहीं पर तुम मुझे एक बात बताओ, मैं सो जाऊंगी तो आप मुझे प्यार करेंगे? मैं आपसे बात करूंगी तो आप मुझे प्यार नहीं करेंगे? राजवीर ने कहा, अंडरस्को रूही कॉलर छोड़ो, देखो हम यहाँ छत पर हैं, कोई आसपास देखेगा तो क्या सोचेगा? रूही ने कहा, अंडरस्को क्या सोचेगा?
मैं आपकी पत्नी हूँ और वह भी धर्मपत्नी किसी गैर मर्द के कॉलर थोड़ी पकड़े हुए हैं, जो कोई उल्टा सीधा सोचेगा। राजवीर का आज रूही के सामने पोपट बन गया था, या कह सकते हैं राजवीर की चोरी पकड़ी गई थी। तभी रूही ने कहा, अंदस को मुझे एक बात बताइए और सच सच बताइए। ऐसे कितनी बार मेरे करीब आए हो? राजवीर रूही के सवालों से बचना चाहता था, इसीलिए थोड़ा सख्ती से बोला, अंदस को रूही कॉलर छोड़ो। रूही ने भी थोड़ा सा ऊपर उठकर राजवीर के होठों को हल्का सा चूम लिया और फिर से बोली, अंदस को नहीं छोड़ रही, क्या कर लोगे? जो प्यार तुमने मुझे अभी किया वह अब दोबारा करो। राजवीर हल्के गुस्से में बोला, अंदस को नहीं करूँगा, अब तो छोड़ो मुझे। रूही ने भी कहा, अंदस को नहीं करोगे? राजवीर ने नामे एक गर्दन हिला दी। रूही ने कहा, अंदस को ठीक है, तो मैं अभी सबके सामने चिल्लाना शुरू कर दूंगी कि तुम मुझे मारते पीटते हो, तो सभी मोहल्ले वाले हमारी छत पर आ जाएंगे और फिर तुम्हारी अच्छे से धुनाई होगी। ये सुनते ही राजवीर की आंखें हैरानी से फैल गई। राजवीर ने कहा, अंदस को पागल हो गई हो? अपने पति को पिटवाओगी? रूही ने कहा, अंदस को मैं तो अपने पति से प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ही पति पीटने वाले काम कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? राजवीर समझ गया कि रूही आज उसे छोड़ने वाली नहीं है। राजवीर ने कहा, अंदस को अच्छा ठीक है, कल नीचे कर दूंगा। रूही ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंदस को अब भी कर दो, कल नीचे भी कर देना। राजवीर को रूही की हरकत पर शर्म भी आ रही थी। अगर राजवीर रूही के बीच में सब कुछ ठीक होता तो राजवीर भी उस लम्हे को जीता, लेकिन वह अब भी यही उम्मीद कर रहा था कि रूही इस जिंदगी से निकलकर अपनी जिंदगी में चली जाए, जहां उसे वह सब कुछ मिले जो वह डिजर्व करती है। इतने में रूही ने फिर कहा, अंदस को राजवीर तुम मुझे किस करोगे या मैं सच में चिल्लाने लगूं? राजवीर ने नामे गर्दन हिला दी। रूही ने तेज से कहा, अंदस को मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। राजवीर ने झटके से रूही के मुंह पर हाथ रखकर कहा, अंदस को ये क्या कर रही हो? कहाँ से सीखा ये सब? रूही ने बड़े एक्साइटेड होकर कहा, अंदस को यही बगल वाली आंटी से, वह जब अपने पति से लड़ती हैं तो ऐसे ही बोलती है, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी तबाह हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आंटी के डायलॉग तुम पर ट्राई करूं। राजवीर ने अपना हाथ अपने माथे पर मारकर गुस्से में कहा, अंदस को ये क्या सीखती जा रही हो तुम? क्या लोगी चुप होने का? रूही ने कहा, अंदस को कितनी बार तो बता चुकी हूँ, अब जल्दी से बताओ दोगे या मैं दोबारा चिल्लाऊं? राजवीर कुछ नहीं बोला। इतने में रूही फिर चिल्लाई, अंदस को मैं लुट गई। लेकिन इससे आगे ही कुछ बोलती उससे पहले ही राजवीर ने अपने होंठ रूही के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। राजवीर का एहसास पाकर रूही की आंखें भी बंद हो गई। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कितनी सदियों बाद उसे राजवीर का प्यार मिल रहा है। शायद अब तक का सबसे प्यारा लम्हा रूही के लिए यही था, जब राजवीर उसे अपनी प्रेजेंस फील करा रहा था। वही रूही के रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। जैसे जैसे राजवीर रूही को किस कर रहा था, वैसे वैसे रूही की दिल की धड़कनें भी भाग रही थी। करीब 1 मिनट बाद राजवीर रूही से दूर हुआ। राजवीर रूही के चेहरे की ओर देख रहा था जो पूरी तरीके से लाल हो गया था। रूही ने जैसे तैसे अपनी बंद आंखों को खोली तो उसकी नज़र राजवीर की आंखों से टकरा गई। राजवीर ने एक बार फिर झुककर रूही के माथे को चूम लिया और फिर अपनी जगह लेट गया। दोनों के बीच अब कोई बात नहीं हुई। रूही राजवीर के थोड़ा सा करीब हुई और उसने राजवीर के कंधे पर अपना सिर रख लिया और अपना हाथ राजवीर के पेट पर रख दिया और धीरे धीरे दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। सुबह जब राजवीर की आंख खुली तो रूही उसके पास नहीं थी। राजवीर ने आसमान की तरफ देखा तो सूर्य नारायण भी दर्शन दे चुके थे। उन्हीं की पहली किरण जब राजवीर के चेहरे पर पड़ी तो राजवीर की आंख खुल गई। राजवीर उठा, उसने अंगड़ाई ली और बिस्तर समेटकर नीचे आ गया। राजवीर ने देखा रूही घर के मंदिर में पूजा कर रही थी। राजवीर भी पलट के रूही को ही देखता रहा। उसके जहन में कल रात की बातें आ गई और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट।
वही रूही तो पूरे मन से घर के मंदिर में पूजा कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने पलटकर देखा तो राजवीर बिस्तर लेकर खड़ा हुआ था। रूही ने राजवीर को देखकर कहा, अंडस्को गुड मॉर्निंग राजवीर। राजवीर ने भी रिप्लाई करते हुए कहा, अंडस्को वेरी गुड मॉर्निंग। रूही ने कहा, अंडस्को बिस्तर लेकर खड़े रहोगे। राजवीर अपने सेंस में वापस आया और बोला, अंडस्को नहीं, मैं बस फ्रेश होने जा रहा हूँ। इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। वही रूही को भी कल रात की बात है याद आ गई और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रूही फिर किचन में चली गई और राजवीर के लिए नाश्ता बनाने लगी। हीर का फ्लैट। हर्षवर्धन की जब आंख खुली तो उसने अपने सीने पर भार महसूस किया और उस भार को महसूस करके हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक सुकून भरी मुस्कुराहट, एक ऐसी मुस्कुराहट जो हर्षवर्धन हमेशा अपनी जिंदगी में चाहता था, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे उसने पिछले 6 महीने से खो दिया था। हर्षवर्धन ने हल्का सा झुककर हीर के चेहरे को अपने सीने से हटकर तकिए पर लेटा दिया। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर खुद में ही कसमासाई और बोली, अंडस्को क्या कर रहे हैं पीहू के डैडी। हीर नींद में ये सब बोल रही थी। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन बेड से उठकर फ्रेश होने चला गया और तैयार होकर बाहर आया। हर्षवर्धन हीर के पास गया, उसने हीर का माथा चूमा और फिर उसके फ्लैट से चला गया। करीब 1 घंटे बाद हीर की खुली। हीर ने भी अंगड़ाई तोड़कर करवट ली। उसने जब अपने पास हर्षवर्धन को नहीं देखा तो उसका मन उदास हो गया, लेकिन वह जानती थी कि उसके पीहू के डैडी जा चुके हैं। हीर भी खड़ी होकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह अपने बेड को ठीक करने लगी तो हर्षवर्धन की वॉच कंबल पर पड़ी दिखाई थी। हीर ने हर्षवर्धन की वॉच उठा ली और उस पर किस कर दिया और फिर खुद में ही खुश होकर बोली, अंडस्को आई लव यू पीहू के डैडी। वही हर्षवर्धन जिसने अभी अभी मेंशन के बाहर गाड़ी रोकी थी, उसने भी खुद में ही खुश होकर कहा, अंडस्को आई लव यू टू पीहू की मम्मी। थोड़ी देर बाद मेंशन में सब नाश्ता कर रहे थे। वही शिवाय का मूड खराब था क्योंकि कल भी आर्या के सामने उसकी सच्चाई आते आते रह गई। वही विराज और पैंथर, उन्हें चोटें तो लगी हुई थी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। दोनों ही एक बार शिवाय को देखते और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते। वही शिवाय ने एप्पल उठाया और पैंथर की तरफ मारते हुए कहा, अंडस्को बहुत हंसी आ रही है। कल रात कहाँ गई थी हंसी, जब उन लोगों से पीट रहे थे। विराज ने हंसते हुए कहा, अंडस्को ये तो आप सरासर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने सिर्फ 2 पंच खाए हैं, बाकी पता नहीं कितनों को मारा भी है। थोड़ी देर बाद वहां हर्षवर्धन आ गया। हर्षवर्धन ने जब सबको मस्ती मजाक करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को क्या हुआ, तुम सबको चोटें कैसे लगी है। कल रात जो कुछ भी हुआ पैंथर ने हर्षवर्धन को बता दिया। वही जैसे जैसे पैंथर बोल रहा था हर्षवर्धन को गुस्सा आता जा रहा था। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, अंडस्को तो रणविजय सिंह राणा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। शिवाय ने हर्षवर्धन को समझाते हुए कहा, अंडस्को आ जाएगा चाचू, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, अब सब संभाल लूंगा। आप नाश्ता कीजिए, ऑफिस भी जाना है। सब नाश्ता करने लगे, लेकिन हर्षवर्धन नोटिस कर रहा था कि शिवाय का मूड आज भी खराब है। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को क्या हुआ शिवाय, क्यों इतना मूड खराब है। शिवाय ने कहा, अंडस्को कुछ नहीं चाचू, कल रात भी छुईमुई ने मुझे बॉडीगार्ड समझ लिया। ये सुनते ही हर्षवर्धन की हंसी छूट गई। हर्षवर्धन को हंसता हुआ देखकर शिवाय ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच को साइड में रख दिया और गुस्से में हर्षवर्धन को देखने लगा। क्या रूही और राजवीर के रिश्ते में सुधार होगा? CH-255 कत्लेआम हो जाएगा। शिवाय ने कहा, अंडस्को कुछ नहीं चाचू, कल रात भी छुईमुई ने मुझे बॉडीगार्ड समझ लिया। ये सुनते ही हर्षवर्धन की हंसी छूट गई। हर्षवर्धन को हंसता हुआ देखकर शिवाय ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच को साइड में रख दिया और गुस्से में हर्षवर्धन को देखने लगा। अब आगे थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक होती रही।
फिर सबने खाना खा लिया। उसके बाद हर्षवर्धन ने विराज और पैंथर को देखकर कहा, अंडस्को, तुम दोनों ऑफिस चलो, हम दोनों साथ में आ जाएंगे। अपने चाचू की बात सुनकर विराज और पैंथर ऑफिस के लिए निकले। वहीं हर्षवर्धन शिवाय को देख रहा था और शिवाय ने कहा, अंडस्को, कहिए क्या कहना है आपको। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों चाहते हो कि आर्या को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चले। शिवाय ने कहा, अंडस्को, मैं कुछ समझा नहीं। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, मैंने हिंदी में ही बोला है कि तुम क्यों चाहते हो कि आर्या को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चले। क्या होगा अगर आर्या को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगी? क्या वह तुम्हें प्यार करने लगेगी? क्या उसे सब कुछ याद आ जाएगा? शिवाय अब सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर आर्या को पता भी चल जाए कि वह कोई बॉडीगार्ड, कोई नौकर या ड्राइवर नहीं बल्कि शिवाय रघुवंशी है, तो क्या होगा? क्या आर्या सच में उससे प्यार करने लगेगी? बात तो वही हुई, ज्यादा से ज्यादा वह उसकी इज्जत करने लगेगी। शिवाय ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, चाचू आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर कहिए। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, शिवाय मान लो अगर उसे पता भी चल गया कि तुम शिवाय रघुवंशी हो और तुम बन ठानकर उसके सामने चले भी गए तो क्या? तो क्या चाहते हो तुम? कि वह तुम्हारी पर्सनैलिटी से प्यार करें? तुम चाहते हो वह तुम्हारे रुतबे से प्यार करें? तुम चाहते हो कि वह तुम्हें इसलिए प्यार करें क्योंकि तुम हैंडसम हो, रिच हो, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो? क्या चाहते हो तुम कि वह तुम्हारी अमीरी से प्यार करें या तुमसे प्यार करें? शिवाय कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन की कही हुई बात सच थी। शिवाय चाहता क्यों था कि उसकी आइडेंटिटी आर्या को पता चल जाए? क्योंकि वह जानता था कि अगर आर्या को उसकी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी तो कहीं ना कहीं आर्या उससे इम्प्रेस हो जाएगी और उसका काम आसान हो जाएगा। शिवाय ने अपनी कमर चेयर पर टिका ली और हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, अंडस्को, चाचू प्लीज आप मुझे सही सही बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, देखो शिवाय, तुम्हें अपने प्यार पर यकीन होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने प्यार पर यकीन है तो आर्या तुम्हारे रुतबे से नहीं तुमसे प्यार करेगी। अब तुम डिसाइड करो कि तुम क्या चाहते हो, कि वह तुमसे प्यार करे कि तुम्हारे रुतबे से। हर्षवर्धन अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, अंडस्को, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वह तुम समझ गए। बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। इतना कहकर हर्षवर्धन वहां से चला गया। वही शिवाय हर्षवर्धन की बातों को समझने के लिए मजबूर हो गया और अंदर ही अंदर उसने डिसाइड कर लिया कि उसकी आर्या को उसके रुतबे से नहीं उससे प्यार करना होगा। अमेरिका में सांझ को शौर्य के ऑफिस में काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन मजाल शौर्य ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। अब तो सांझ दिन पर दिन चढ़ती जा रही थी, लेकिन बेचारी शर्म के चलते कुछ कर नहीं पा रही थी। सांझ का कभी कभी मन करता था कि शोपीस उठाकर शौर्य के सिर में मार दे, लेकिन शौर्य उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वह तो आता अपना काम करता, डेस्क पर बैठकर ही लंच कर लेता और फिर घर चला जाता। आज सांझ जब ऑफिस आई तो वह डिसाइड कर चुकी थी कि चाहे जो भी हो जाए वह शौर्य के सामने जाएगी। सांझ जाकर गुस्से में शौर्य के बराबर में बैठ गई और शौर्य अपनी आदत से मजबूर, उसने एक बार भी सांझ को नहीं देखा। अब सांझ का गुस्सा दुगना हो गया। सांझ वहां से उठी और सीधा मैनेजर के केबिन में गई। मैनेजर ने जब सांझ को देखा तो ग्रीट करके कहा, अंडस्को, मैम आप यहाँ कुछ चाहिए? सांझ ने एक गहरी सांझ लेकर कहा, अंडस्को, कल से आपका काम मैं करूंगी। मैनेजर ने और कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप केबिन में रखी अपनी में सीट पर से उठ गया और इशारों में सांझ को वहां बैठने के लिए बोल दिया। सांझ जाकर मैनेजर की में चेयर पर बैठ गई और अपने नाखूनों से टेबल को टैप करने लगी। उससे जो साउंड क्रिएट हो रहा था उस साउंड को सुनकर मैनेजर कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि दिव्यांश ने स्ट्रिक्टली कहा था कि सांझ को कोई कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर कुछ सोचकर सांझ ने कहा, अंडस्को, आप जाइए और शौर्य से कहिए कि मेरे लिए कॉफी लेकर आएगा। मैनेजर जानता था कि शौर्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा
जो प्रोटोकॉल से अलग हो, लेकिन सांझ के ऑर्डर को भी मना नहीं कर सकता था, इसीलिए चुपचाप केबिन से बाहर चला गया। मैनेजर सोच ही रहा था कि वह शौर्य को कॉफी लेकर केबिन में कैसे भेजें, क्योंकि शौर्य ऐसा कोई काम नहीं करता था जो किसी का पर्सनल हो, उसे बस अपने काम से काम रखना ही पसंद था। मैनेजर ने कुछ सोचा और एक कॉफी तैयार की और उसे लेकर शौर्य के पास आ गया। मैनेजर ने शौर्य को देखकर कहा, अंडस्को, शौर्य ओनर की बेटी आई है, तुमसे मिलना चाहती है, केबिन में है, जाओ जाकर मिल लो। शौर्य ने मैनेजर को देखकर कहा, अंडस्को, मुझसे क्यों मिलना चाहती है? मैनेजर ने कहा, अंडस्को, वह तो मुझे नहीं पता। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और केबिन की तरफ जाने लगा। मैनेजर ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को, शौर्य। शौर्य ने पलटकर मैनेजर को देखा। मैनेजर ने कहा, अंडस्को, वह ये कॉफी मैं मैडम के लिए लेकर जा रहा था, तुम ले जाओ। शौर्य ने गुस्से में मैनेजर को घूरा, लेकिन मैनेजर उम्मीद भरी नजरों से शौर्य को देख रहा था। शौर्य कॉफी लेकर तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैनेजर की आंखों को देखकर उसने मैनेजर के हाथ से कॉफी का मग ले लिया और केबिन की ओर बढ़ गया। वही सांझ तो बस केबिन के में गेट को देख रही थी और तभी केबिन का में गेट खुला। सामने शौर्य कॉफी का मग लेकर खड़ा हुआ था। शौर्य ने सांझ को देखा और सांझ ने शौर्य को। सांझ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, वही शौर्य नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। शौर्य ने कॉफी का मग सांझ के टेबल पर रखकर कहा, अंडस्को, कहिए मैम, मुझसे क्या काम है? ये सुनते ही सांझ की तो आंखें हैरानी से फैल गई। सांझ कुछ बोल नहीं रही थी, बस शौर्य को देख रही थी, एक उम्मीद भरी नजरों से कि शायद शौर्य उससे बात करेगा और ठीक से बात करेगा, लेकिन शौर्य तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे सच में सांझ को जानता ही नहीं। शौर्य ने फिर कहा, अंडस्को, मैम, आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी। शौर्य के ऐसे बिहेव से सांझ का गला भर गया। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को, मुझे कॉफी नहीं पीना। शौर्य ने कहा, अंडस्को, हाँ, मैं जानता था कि आपने ये कॉफी पीने के लिए नहीं मंगवाई, बल्कि मुझे बेइज्जत करने के लिए मंगवाई है। शौर्य को इस वक्त सांझ पर गुस्सा आ रहा था, वही सांझ तो शौर्य की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। सांझ ने कहा, अंडस्को, मैंने आपकी बेइज्जती कब की? शौर्य ने कहा, अंडस्को, तो कर दो, यही तो करने आई हो, पिछले एक हफ्ते से मेरे आगे पीछे घूम रही हो। सांझ को एक और झटका लग गया और सांझ अब समझ गई कि शौर्य पिछले एक हफ्ते से जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है। सांझ ने अब शौर्य से साफ साफ बात करने की सोच ली। सांझ ने कहा, अंडस्को, शौर्य, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? शौर्य ने भी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करके कहा, अंडस्को, देखो सांझ, मुझे रघुवंशी फैमिली पर बहुत गुस्सा है और तुम रघुवंशी फैमिली से जुड़ी हुई हो, इसलिए मुझे तुम पर भी गुस्सा आता है। ऐसा ना हो कि दिव्यांश का गुस्सा मैं तुम पर निकाल दूं, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो और यह छोटी छोटी हरकतें करना बंद कर दो। ऐसा करने से मेरे तुम्हारे बीच में दोस्ती का रिश्ता नहीं बनेगा। शौर्य जाने लगा तो सांझ ने उसे रोते हुए कहा, अंडस्को, मैंने क्या किया है शौर्य कि तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया और मैं कोई रघुवंशी फैमिली के करीब नहीं हूँ, बस मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं मेंशन में रहती हूँ। अगर मैं वहाँ से चली जाऊँ तो क्या मेरे और तुम्हारे बीच में दोस्ती का रिश्ता बन जाएगा? शौर्य ने पलटकर सांझ को देखा और बोला, अंडस्को, देखो सांझ, एक बात तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और तुम्हारी आंखों में अपने लिए इज्जत के साथ साथ प्यार भी देखता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हट कर दूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। पागल नहीं हूँ मैं, आधी दुनिया घूमी हुई है मैंने, जानता हूँ कि तुम मेरे आगे पीछे चक्कर क्यों लगती हो। कोई फायदा नहीं है सांझ, सिवाय दुख के मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत पालो। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, एक बार फिर कह देता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे और मेरे प्यार के बीच में मत आओ।
शौर्य अपनी बात बोलकर जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया और बिना पलटे बोला, अंडरस्को, तुम यहाँ आए हो तो दिव्यांश भी जरूर आया होगा। आफ्टर ऑल उसकी आदत जो है गलती करके दृष्टि के आगे पीछे घूमकर माफी मांगने की, लेकिन इस बार दृष्टि उसे माफ नहीं करेगी। शौर्य केबिन से चला गया। शौर्य के जाते ही सांझ फूट फूट कर रोने लगी। सांझ पहले ही शौर्य की बेरुखी से परेशान थी और अब जब उसने ये सुन लिया शौर्य किसी और से प्यार करता है, अब तो सांझ की उम्मीद भी टूट गई। सांझ अब ऑफिस में नहीं रुकी, वह शौर्य के पास गई और उसके पास रखे अपने डेस्क से अपना बैग उठाया और बिना शौर्य की तरफ देखे नम आंखों से वहां से चली गई। वही शौर्य सांझ को जाता हुआ देख रहा था। शौर्य को बुरा तो लग रहा था, लेकिन शौर्य को उम्मीद थी कि उसकी चाशनी वापस जरूर आएगी और वह अपनी चाशनी का इंतजार करेगा, इसलिए उसने सांझ का दिल तोड़ दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शौर्य भी ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश अपने बेटे के साथ खेल रहा था। दृष्टि अपने बेटे को दिव्यांश के पास छोड़कर किचन का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट चली गई। वहीं दिव्यांश और देव ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। दिव्यांश डांस कर करके अपने बेटे के साथ खेल रहा था, वहीं उसका बेटा भी वॉकर में बैठा हुआ अपने दोनों हाथों को हिला हिला कर खुश हो रहा था। दोनों बाप बेटा एक साथ पूरी मस्ती कर रहे थे। देव जितना हंसता दिव्यांश उतनी ही नौटंकी करता। वैसे भी देव के अलावा वहां कोई था नहीं, तो दिव्यांश को नौटंकी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। किसी को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून अपने 8 महीने के बेटे के साथ मस्ती कर रहा है। दिव्यांश और देव ने खूब मस्ती की। दिव्यांश ने घर का कोई काम नहीं किया, बल्कि सारा घर फैला कर रख दिया। उसे आज बस अपने बेटे की खुशी दिखाई दे रही थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब दृष्टि घर में आएगी तो क्या कहेगी। वह तो बस देव को हंसाने में बिजी था और देव भी आज दिव्यांश की हरकतें देखकर खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि सामान लेकर अपार्टमेंट की ओर आ रही थी। उसने अपार्टमेंट के बालकनी में ही देव की हंसने की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वैसे वह जो सामान खरीद रही थी तो सोच रही थी पता नहीं देव रो तो नहीं रहा होगा, लेकिन दिव्यांश ने तो देव को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। यही सब सोच सोचकर दृष्टि के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। दृष्टि ने जैसे ही अपार्टमेंट में पैर रखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा घर तहस नहस हो रखा था। सारे खिलौने इधर उधर पड़े हुए थे, क्वेश्चन कर जमीन पर पड़े थे, बेडशीट इधर उधर पड़ी हुई थी। वहीं देव भी दिव्यांश को देखकर खुश था। दिव्यांश ने एक हाथ में चमचा पकड़ा हुआ था, एक हाथ में कुकिंग पैन पकड़ा हुआ था, सिर पर कांटे चम्मच का ताज बनाकर रखा हुआ था, चेहरे पर आटा लगा हुआ था, ब्लैक शर्ट वाइट हो रखी थी। दृष्टि दिव्यांश के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन दिव्यांश को तो कुछ होश ही नहीं था। वह तो अब भी म्यूजिक सिस्टम पर देव को देखकर डांस कर रहा था। दिव्यांश को डांस करना नहीं आता था, इसलिए वह बहुत ज्यादा फनी लग रहा था और दृष्टि भी उसे हाथ बांधकर पीछे से देख रही थी। दृष्टि ने देव को देखकर हाय किया और देव ने भी अपनी मां को देखकर दोनों हाथ हिला दिए, लेकिन दिव्यांश इस चीज से बेखबर अपने बेटे के सामने माइकल जैक्सन बना हुआ था। थोड़ी देर बाद दिव्यांश रुक गया और उसने देव को देखकर कहा, अंडरस्को, बड़ा मजा आ रहा है ना बाप को नाचते हुए देखकर। देव हंसने लगा। वही ये बात सुनकर दृष्टि के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया, लेकिन इतने में दिव्यांश ने फिर कहा, अंडरस्को, बेटा तेरी माँ को पता चल गया ना मैं तेरा बाप हूँ, तो यही कि यही कत्लेआम हो जाएगा। क्या होगा अब? क्या करेगी दृष्टि दिव्यांश के साथ? क्या शौर्य को कभी पता चलेगा कि उसकी चाशनी ही सांझ है?